आज हम सीखेंगे एसएस का चैप्टर नंबर 1 भारतનો વારસો। ભારતનો વારસો તો વારસો किसे कहते हैं तो પેઢી દર પેઢી જે કંઈ આપણને મળે તેને वारसो कहे छे। मतलब हमको हमारे पूर्वज की तरफ से जो कुछ भी मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, वारसो कहेंगे। पूर्वज जैसे कि पापा के पापा, पापा के भी पापा, दादा के भी दादा, उनको जो कहेंगे उनको क्या कहेंगे, पूर्वजों कहेंगे। तो पूर्वज की तरफ से हमको जो कुछ भी मिलता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर दिया गया है कि संस्कृतिनी एक विध बाबतो एक पेढ़ी पोतानी अनुगामी पेढ़ीने आपे छे। अनुगामी पेढ़ी यानी कि आने वाली पेढ़ी, ए पेढ़ी पोते सीखेल कि मेळवेल बाबतो तेमा उमेरे छे। जैसे कि पूर्वज जो काम करते थे, अक्सर ये होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी काम में लग जाते हैं। तो पहले के जो पूर्वज जैसे हमारे दादा जो परदादा वो काम करते थे, उसी काम में उनके बेटे भी लग जाते थे। तो जिससे उनके जो आइडिया वगैरह होते थे वो उनमें ऐड करते थे, यानी उसमें उमेरा करते थे। इस तरीके से कुछ मतलब नया करते थे वो लोग, और इस तरीके से आने वाली पीढ़ी भी उसी से सीखती थी। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से जो कुछ भी हमें मिला है पूर्वज की तरफ से उसे हम वारसो कहेंगे। वारसो तो प्राकृतिक वारसो किसे कहते हैं तो हमें कुदरत की तरफ से जो कुछ भी मिलता है उसे प्राकृतिक वारसो कहते हैं। जैसे कुदरत की तरफ से हमें क्या मिलता है तो हमें भूमि दृश्य मिलते हैं, नदियाँ मिलती हैं, झरना मिलते हैं, और जो प्राणी वगैरह है वो भी हमें कुदरत की तरफ से मिले हैं, वनस्पति वगैरह है वो भी हमें कुदरत की तरफ से मिले हैं। तो कुदरत की तरफ से हमें जो कुछ भी मिलता है उसे प्राकृतिक वारसो कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक वारसों में पहला जो है वो है भूमि दृश्य। तो भूमि दृश्य यानी ज़मीन पर हमें जो कुछ भी दिखता है, जैसे शिखर हो गए, झरना हो गया, जंगल हो गए, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे तो भूमि दृश्य कहलाएंगी, जिसने जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हिंदू धर्म के तीर्थ धाम जैसे केदारनाथ वगैरह हो गए, तो ये भी भूमि दृश्य कहलाएगा। इसी की तरह दूसरी चीज़ है नदियों। तो नदियाँ जैसे बहुत सारी जैसे नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती वगैरह नदियाँ जो हैं ये भी हमको कुदरत की तरफ से मिली हैं, जिसको हम प्राकृतिक वारसो कहेंगे। तो इसको नदियों को लोक माता, यहाँ पे लिखा गया है अति प्राचीन समय थी भारत में नदियों ने लोक माता तरीके पूजाए छे। नदियों को लोक माता काफ़ी पहले के समय से कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है उन्हें लोक माता, तो वो काफ़ी पहले के समय से उसका यूज़ पीने के लिए, वपराश के लिए, सिंचाई, बिजली, खेती, जल मार्ग वगैरह बाबतों में नदियों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, लोक माता तरीके पूजवामा आवे छे। नदियों को लोक माता कहा जाता है क्योंकि नदियाँ हमको पहले से ही काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। पहले से उनका वपराश, सिंचाई, बिजली वगैरह में पहले से उनका काफ़ी उपयोग किया जाता था। और पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन जो है पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा चलते थे। मिट्टी के बर्तन, मकान वगैरह ये सब जो होता था मिट्टी से ही बनाया जाता था। तो मिट्टी और पानी इन दो चीज़ों से इनको बनाया जाता था, इसलिए पानी का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता था। ठीक है, तो जो माटी के वासण थे वो उसमें पानी का उपयोग होता था, मकानों में रमकड़ा बनाने में, ये सारी चीज़ों में नदियों के पानी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता था। नदी किनारे જોવા મળતા ઉષા અને સંધ્યાના વિવિધ ભૂમિદૃશ્ય માનવીના સૌંદર્ય સૂઝ, કલાસૂઝ અને કૌશલ્ય વિકસાવીને ભારતીય प्रजा जीवन ने सुंदर बनाव्યું છે। ठीक है, नदियों के कारण हमें उषा और संध्या यानी सूरज उगना और डूबना जैसे सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, जो किसकी वजह से, नदियों के वजह से। आम अति प्राचीन समयથી આજ દિન સુધી ભારતની સંસ્કૃતિના ઘડતરમાં અને સાંસ્કૃતિક વારસાને સમૃદ્ધ બનાવવામાં નદીઓએ મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવ્યો છે। इसलिए काफ़ी पहले के समय से नदियों ने काफ़ी महत्व का भाग दिया है। તેથી ભારતની નદીઓને અતિ प्राचीन कालથી आज दिन સુધી पवित्र लोक माताओं रही છે। इसलिए उन्हें क्या, लोक माता कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है प्राकृतिक वारसाना अंगों तरीके वनस्पति जीवन और वन्य जीवन विषय समझाओ। तो अभी हम प्राकृतिक वारसा में दो चीज़ें सीख गए हैं, भूमि दृश्य और नदियों। अब उसके बाद है वनस्पति जीवन और वन्य जीवन। तो वनस्पति जीवन में पहले से ही काफ़ी पहले के समय से हमारी जो प्रजा है अति प्राचीन समय थी जो युग है वो प्रकृति प्रेमी रही है। वृक्ष, छोड़, पुष्प ये सारी चीज़ें वो प्रकृति प्रेमी रहे हैं। ठीक है, और मनुष्य, प्राणी અને પશુ પક્ષીઓના આહાર પ્રકૃતિ પર આધારિત છે। और આપણા દેશમાં વર્ષોથી વડ, પીપળો, લીમડો, તુલસી વગેરેની પવિત્ર માનીને પૂજવામાં આવે છે।
हिंदू धर्म में ये काफ़ी होता है कि वड, पिपड़ो, लिमड़ो, तुलसी इन सब की काफ़ी पूजा की जाती है। ધન ધાન્યથી લહેરાતા ખેતરો और સમૃદ્ધ જંગલો અને ઔષધિ તરીકે ઉપયોગી વનસ્પતિઓને આપણા જીવનને સમૃદ્ધ અને નિરામય બનાવ્યું છે। अक्सर ये आजकल ये देखने को नहीं मिलता कि औषधि से इलाज किया जाता है, लेकिन पहले के समय में औषधि से इलाज किया जाता था। छोटे मोटे जो रोग होते थे वो सारे औषधि से मिटाए जाते थे, जो वनस्पति द्वारा किए जाते थे। वनस्पति से ही औषधि बनती है। छोड़ जैसे कि गुलाब, चंपो, मोगरा, कमल, ये सारे छोड़ हमको वनस्पति जीवन से मिले हैं। और वनस्पति जीवनના ભારતના આર્થિક, સામાજિક અને ધાર્મિક જીવન પર વ્યાપક પ્રભાવ પડ્યો છે। તુલસીના છોડની રોજ સવારે કરવામાં આવતી પૂજા, વડ સાવિત્રીનું વ્રત વગેરે વનસ્પતિ જીવનનું ધાર્મિક મહત્વ ધરાવે છે। ठीक है, धर्म में मतलब धार्मिक रीते इनका महत्व होता है। जैसे हिंदू धर्म में जैसे कि मैंने बताया कि वट सावित्री का व्रत वगैरह होता है, उनमें तुलसी की पूजा की जाती है, तो ये धार्मिक रीते महत्व धराते हैं। अब उसके बाद है वन्य जीव। वन्य जीव यानी जंगली प्राणी, हम जिसको कहेंगे जंगलों के प्राणी। तो સદીઓથી ભારતની પ્રજા પ્રાણી પ્રેમી છે। તેમણે वन्य जीवोનું महत्व स्वीकार्યું છે। ठीक है, काफ़ी पहले के समय से प्राणियों से जो भारत की प्रजा है प्राणियों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखती है। और जंगल के प्राणी जैसे कि हाथी, गेंडा, चीतो, वाघ, वरु, सिंह, हरण, ये सारे जो जंगली प्राणी हैं जो हमको भारत में देखने मिलते हैं। विश्व में एशियाई सिंहो मात्र गुजरातना गिरोना जंगलों में जोवा મળે છે। ठीक है, जो एशियाई सिंहो हैं ये हमको कहीं देखने को नहीं मिलते, सिर्फ हमको ये भारत के गुजरात में देखने को मिलेंगे। લોકોએ વાઘ, મોર, મગર વગેરે વન્યજીવોને દેવી દેવીઓના વાહન તરીકે સ્થાન આપ્યું છે। ठीक है, ये जो वन्य जीव है इनको देव देवियों के वाहन तरीके पर स्थान दिया जाता है। એ પ્રાણીઓની સુરક્ષા માટે કાયદા બનાવ્યા છે, તેમજ તેમના જતન અને સંવર્ધન માટે સરકારે અભયારણ્યો અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો બનાવ્યા છે। प्राणियों की देखभाल करने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कायदे बनाए हैं और इनकी देखभाल अच्छे से हो सके इसलिए अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, जहाँ पर ये जानवरों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ભારતના બંધારણે આપણી રાષ્ટ્રીય મુદ્રામાં 4 સિંહો, ઘોડો અને બળદની આકૃતિને સ્થાન આપીને વન્યજીવોનું ગૌરવ કર્યું છે। इनको हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में 4 सिंहों की आकृति और घोड़ा और बड़द ये जानवरों इनकी आकृतियों को स्थान दिया गया है। इस तरीके से वन्यजीवों का गौरव કર્યું છે।